हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं लेकर आया हूं आज केवीएस इंटरव्यू को लेकर एक सेशन जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर और जो लेटेस्ट चेंजेस के अकॉर्डिंग आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम उन सबको इंक्लूड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है और किस तरह से आप उसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। और मैंने जो इंटरव्यू दिए थे वो 2019 में दिए थे, 2019 के फेब में जो इंटरव्यू हुए थे। और पीआरटी और टीजीटी मैंने दोनों में ही पार्टिसिपेट किया था, यानी दोनों ही मेरे रिटन क्लियर थे और दोनों में ही सिलेक्शन भी हो गया था। वो अलग बात है कि मैं बाद में दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर सिलेक्ट हो, मतलब उसी दौरान सिलेक्ट हो गया था, तो मैंने केवीएस को ज्वाइन नहीं किया था। वो आप समझ रहे होंगे कि क्योंकि वो आपका रेजिडेंशियल एरिया के मेरे पास था तो मैंने दिल्ली को प्रेफर किया। चलिए अब बात करते हैं कि केवीएस इंटरव्यू होता क्या है और कैसे इसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। केवीएस आपको इंटरव्यू के लिए जब कॉल करेगा तो केवीएस के इंटरव्यूज काफ़ी रिमोट स्टेशंस पर दिए जाते हैं, मतलब आपके जो रेजिडेंशियल स्टेशन होगा उससे आपको काफ़ी दूर स्टेशन मिलेगा, तो उसके लिए तो आपको अपने आप को मेंटली तैयार करना ही है। ठीक है, वो आपको 2000 3000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर कहीं पे भी आपको दे सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। एक दिन पहले आप अपने इंटरव्यू स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर आप अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें और अपना सेंटर आप एक ही दिन पहले ही देख के आ सकते हैं, ताकि सुबह आपको किसी तरह की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या सेंटर को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन अगर आप परेशान हुए तो आपका सारा दिन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो एक दिन पहले ही उस चीज़ को देख लेना है। अब बात सबसे पहले दिमाग में ये आती है कि इंटरव्यू वाले दिन आपका गेटअप कैसा होना चाहिए। गेटअप यानी ड्रेस कोड क्या रहता है। तो केवीएस की तरफ से ड्रेस कोड को लेकर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं होती हैं, बस आप एक डिसेंट अपना फॉर्मल वेज में जाए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है वो अपना एक फॉर्मल गेटअप में जाए। अपना फॉर्मल समझ रहे होंगे कि आप अगर लड़का है तो अपना सिंपल पैंट शर्ट पहन सकता है, कोई भी टाई ब्लेजर अगर नहीं है आपके पास तो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस एक डिसेंट बन के जाए। फीमेल कैंडिडेट है तो अपना साड़ी या नॉर्मल सूट पहनकर जा सकते हैं जो कि एक डिसेंसी दिखाए, तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस आपके लिए केवीएस नहीं देता है। क्लियर है। अब जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपके लिए अलग अलग पैनल्स में हर एक कैंडिडेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि आपके ही सेंटर पर बहुत से कैंडिडेट्स का लगभग 400 से 500 कैंडिडेट का हो सकता है कि वहीं पर इंटरव्यू हो, तो 10-15 पैनल्स आपके बना दिए जाएंगे और हर पैनल के अंडर 25 से 30 कैंडिडेट्स का जो होगा इंटरव्यू होगा और 3 से 4 लोगों का एक पैनल बना दिया जाता है। इंटरव्यू को फेस करने से पहले ही आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाता है और डॉक्यूमेंट आपका लाइनअप करवा के और आपसे से एक बायोडाटा फॉर्म भरवा लिया जाता है जो कि पहले ही आपका पैनलिस्ट के पास चला जाता है। तो इस तरह से आपका वो दिन स्टार्ट होगा। अब बात आती है कि जब आपकी टर्न आती है इंटरव्यू के लिए तो अब आपको क्या करना है। तो सब सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप एंटर होंगे, विद परमिशन एंटर होंगे और आपने मे आई कम इन सर बोला और आप अंदर चले गए, उन पैनलिस्ट में से आपको एक पर्सन ऐसा मिलेगा जो आपको ईज पे रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, विद स्माइलिंग फेस एंड ऑल दैट। और एक आपको पर्सन ऐसा मिलेगा पैनलिस्ट जो होगा कि जो आपसे बहुत क्वेश्चन से क्वेश्चन दागेगा, और एक ऐसा भी होगा जो आपके जेस्चर्स यानी हाव भाव पे आप कितना घबरा रहे हैं, कितना कंफर्टेबली बैठे हैं या कितना आसानी से आप चीज़ों को आंसर कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान देगा, जिससे कि आपका सेटअप होगा कि आपको कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही आपसे मांगता है। इंट्रोडक्शन में एक साथ बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश उस दौरान ना करें, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन को ही इतना लंबा ना करें कि उन्हें मोनोटोनस या बोरिंग लगने लगे। सिंपल सी बात है, अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं, ठीक है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और इतने पे ही आप अपना ख़त्म कर दीजिए। अब जब उनकी तरफ से क्वेश्चन आएगा तब अब आपको वो ही चलाएंगे, जो वो पूछे आपको वही आंसर करना है। उनके सामने आपका बायोडेटा है, उस बायोडेटा में से ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है सर, आपने अपनी हॉबीज़ में ये लिखा है, आपने अचीवमेंट्स में ये लिखा है, ठीक है, और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आपने ये किया है, तो उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हॉबीज़ के बारे में बताइए, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, और जो उसमें मैंशनड है आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे उसमें ये मैंशन है, तो आपको उसी हॉबी के बारे में बताना है। और हॉबी ऐसे ही बताइए कि जिसके बारे में अगर वो आपसे 2-4 क्वेश्चंस पूछें तो आप इजीली आंसर कर पाएँ। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछता है कि अचीवमेंट्स, इस चीज़ में आपका खास इंटरेस्ट है,
या फिर आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी वो देख सकता है कि आपने ये डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस किए हैं, उसके बावजूद आप टीचिंग में ही क्यों आना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार रहें कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको क्या आंसर करना है। यानी अपने बायोडेटा फॉर्म को जो आप भरोगे उसमें से अपने आपको हर पॉइंट पे आपको प्रिपेयर करना है कि इससे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है और मुझे ये आंसर करना है। स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी, तो आपको अपने आप बताने की जरूरत नहीं है। यानी कुछ भी फालतू चीजें अपने आप करने की कोशिश ना करें, जितना पूछें उतना बताते चलें। और स्ट्रेंथ आपको, अगर जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर वो वाकई में आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यानी हवा में आपको ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, और जब फिर उससे क्वेश्चन पूछो और आप उससे बचते रहें कि बस जल्दी से इस चीज़ को ये ख़त्म करें। नहीं, स्ट्रेंथ है तो वो वाकई में आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और आपको उसके बारे में प्रिपेयर होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस के आंसर मुझे करने हैं। और वीकनेस जो है, वीकनेस भी आपको ऐसी वीकनेस बतानी है जो आपको लगे कि वो इंटरव्यूअर को लगे कि हिडन आपकी वो भी स्ट्रेंथ है। मान लीजिए आप बताते हैं कि मेरी एक कमजोरी है कि मैं एक ही समय पर सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता हूँ, तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ, ये इनकी वीकनेस होते हुए भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को एक साथ नहीं उलझाते हैं। ठीक है। करंट इवेंट के बारे में पूछ सकता है कि आपको और भी शायद, ठीक है बताइए आज क्या खास दिन है, आज हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या कुछ नया चल रहा है देश के अंदर। या फिर अपनी तरफ से वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपने इसके बारे में सुना है जो आजकल हमारे अराउंड घटित कोई चीज़ हुई है, यानी कोई घटना हुई है। तो आपको थोड़ा सा करंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता हो तो बहुत आसानी से उसका आंसर कीजिए, नहीं पता हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर मैं इससे ज़्यादा टच में नहीं हूँ, या फिर मुझे इसके बारे में नहीं पता है। हो सकता है वो आपसे कुछ ऑल्टरनेट क्वेश्चन पूछे या फिर उस चीज़ को स्किप ही कर दिया जाए। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि अबाउट केवीएस। अब केवीएस क्या है, ये मैंने सभी पॉइंट्स वो इंक्लूड किए हैं जो मैंने भी फेस किए और जो अब 2023 का इंटरव्यू देने जा रहे हो, और जो इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो इंक्लूड कर सकता है। अबाउट केवीएस यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा बन रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि केवीएस है क्या। ठीक है, ये इन्हें कौन रन कर रहा है, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ स्कूल्स हैं जो इसके फैसिलिटीज दे रहे हैं, यानी किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और केवीएस कब एस्टेब्लिश हुआ, इसने क्या क्या अचीव किया है आज तक। तो केवीएस के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि मैं इसका हिस्सा बनने जा रहा हूं, तो मुझे इसके बारे में ये सब नॉलेज है। अब अबाउट केवीएस अगर आपको पूछता है तो आपसे ये भी पूछेगा कि वाई शुड केवीएस सिलेक्ट यू, कि केवीएस आपको ही क्यों सिलेक्ट करेगा, आपके अंदर ऐसी क्या बात है। तो अब आपको ये बताना है कि मैं बीइंग अ टीचर बच्चों को क्या दे सकता हूं, मेरे अंदर क्या खासियत है कि जो मुझे एक अच्छा टीचर बना सकती है। तो आपको अपने वो पॉइंट्स, अपने स्ट्रेंथ्स बतानी है कि मैं इसलिए केवीएस के लिए एक एसेट बनूंगा, यानी उसकी एक पूंजी यानी संपत्ति बन सकता हूं कि मैं केवीएस को ये सब चीजें, अपने केवीएस में पढ़ने वाले बच्चों को ये सब चीजें दे सकता हूं और उन्हें और अपने आप को कैसे ग्रो कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। अब टीचिंग को इफेक्टिव आप कैसे बनाएंगे। टीचिंग इतना इजी टास्क नहीं है जितना लोगों को दिखता है, क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। अब आपको उसके अंदर ऐसे मेरे इंटेलिजेंट बच्चे भी मिलेंगे और स्लो लर्नर्स भी मिलेंगे। ध्यान रहे, कहीं भी इंटरव्यू के दौरान आप अपना वीक स्टूडेंट, कमजोर बच्चे या कम पढ़ने वाले बच्चे या इस तरह का कोई नेगेटिव वर्ड यूज ना करें। स्लो लर्नर एक बहुत बढ़िया वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हैं कि वो बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उन चीजों को वो औरों से थोड़ा कम स्पीड पर रिसीव कर पा रहा है, यानी ग्रहण कर पा रहा है वो। ठीक है, तो जो भी कमजोर बच्चा है पढ़ने में उसके लिए स्लो लर्नर वर्ड यूज कीजिए, काफी इफेक्टिव रहेगा। तो वो बताएगा कि आप उनके लिए टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास टीचिंग मेथड्स होते हैं। ठीक है, आईसीटी यानी उसकी हेल्प के से भी आप बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे अपनी टीचिंग में। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं उससे कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। या फिर आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज जो आजकल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, कि अलग अलग राज्यों की जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसको सारे भारत को बताया जाए। यानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो उस असम में बताया जा रहा है। यानी जब भी जो थीम चलता है तो पूरे देश में चल रहा है, जिससे बच्चा अपने पूरे देश की संस्कृति के बारे में जान सके और कल्चरल वैल्यूज़ ले सके।
तो इन सब एक्टिविटीज से बच्चे में कैसे आप इंस्टिल करेंगे, यानी आप एक शिक्षा को डालेंगे उसके अंदर, जिससे कि बच्चा काफी इंटरेस्टिंगली उन चीजों को सीखे। अब बात आती है कि एजुकेशनल चैलेंजेस क्या हैं आपके सामने। आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके सामने इन सब चीजों को करना तो चाहते हैं, ठीक है, आप आईसीटी को यूज करना चाहते हैं या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज करना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि इंफ्रा में आज भी बहुत सी जगह पे कमियां हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के बावजूद आप अब इन चीज़ों को कितना इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वो उन एजुकेशनल चैलेंजेस के बारे में बताना है कि एक क्लास में बच्चे भी आपको हो सकता है रेशियो से ज़्यादा हों, तो आप अपनी टीचिंग को किस तरह इफेक्टिव बनाएंगे। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है, कि आपके पास बिल्डिंग स्ट्रक्चर उतना नहीं है, आपके पास लैब्स वैसी नहीं है जैसी आप चाह रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट डालेंगे, क्या इनोवेटिव आइडिया है आपके पास। तो इसलिए वाई शुड केवीएस सिलेक्ट यू में आप सब यही पॉइंट्स आप अपने इंक्लूड करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछता है कि समावेशी शिक्षा क्या है, कि जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं, CWSN जो चाइल्ड होता है, वो अगर नॉर्मल बच्चों में बैठ के पढ़ रहा है तो आप कैसे एडजस्ट करोगे उन चीज़ों को। अब बात आती है कि सभी तो एक जैसे बच्चे नहीं हैं, क्लास में ऐसे भी बच्चे होंगे जो पढ़ने में जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है, या थोड़ा सा खुराफाती माइंड है, थोड़ा शरारती टाइप है, पढ़ने से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि टीचिंग का मेन चैलेंज ही यही है कि अगर पढ़ने वाला बच्चा है वो तो अपने आप भी पढ़ रहा है, जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है उसे आप कैसे हैंडल करते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो आपको मुझसे भी यही क्वेश्चन पर्सनली पूछा गया था कि आपकी क्लास में अगर एक बच्चा बैठा है और आप कैसे जज करेंगे कि जो आपने पढ़ाया उस बच्चे ने उस चीज़ को नहीं पकड़ा। मुझसे यही जवाब निकला कि मुझे 3-4 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो गए हैं और मैं आसानी से, मतलब पढ़ाते हुए मैं आई कॉन्टैक्ट से पता कर लेता हूं कि बच्चा मेरी बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो उन्हें यह आंसर पसंद नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि सर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नाम की चीज़ होती है, आपने बीएड में भी पढ़ा होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं कि आप एक ऐसा क्वेश्चनेयर बनाते हैं कि उस चैप्टर से रिलेटेड या फिर जितना भी आज तक आपने पढ़ाया कि बच्चा कितना समझ पा रहा है उस चीज़ को, ठीक है, या फिर आप उसे कुछ भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस दे सकते हैं। आप डायग्नोस्टिक टेस्ट में तो आप हो सकता है कि क्वेश्चनेयर में आप एमसीक्यू टाइप बना रहे हैं या फिर किसी और तरह का क्वेश्चन आप आंसर को जो कि ओपन एंडेड नहीं है, तो आप बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चंस दे सकते हैं कि बच्चा सोच कितना पा रहा है। या फिर आपने कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया, उसमें बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, इसलिए आपने जज कर लिया कि वो बच्चा आपके पढ़ाए हुए पॉइंट्स को नहीं पकड़ पा रहा है। लेकिन उन्होंने मेरा वो आंसर एक्सेप्ट नहीं किया कि सर आप बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से इन चीज़ों को नहीं बता सकते। तो मैं बता रहा हूं कि जो मेरा, उन्होंने जिस चीज़ को उन्होंने डिनाई किया कि नहीं आप इस जगह पे गलत हैं। अब जब आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिया, आपने बच्चों को पहचान लिया कि क्लास के अंदर ये बच्चा ठीक नहीं है, तो आपको एक रिमेडियल टीचिंग कंसेप्ट के बारे में पूछता है कि रिमेडियल टीचिंग क्या है। अब रिमेडियल टीचिंग क्या होती है कि जब आपने कमज़ोर बच्चों को देख लिया कि ये कमज़ोर है, अब आपको उनके ऊपर स्पेशल फोकस करना है कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में इस बच्चे को इतना अपलिफ्ट करना है, इतना उठाना है। तो रिमेडियल टीचिंग में उन बच्चों को ही खास तौर पर ध्यान में रखकर ही आपको अपना लेक्चर तैयार करना है। लेक्चर यानी आपको अपने पीरियड या सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल, कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करना है, ठीक है। तो आपको वो उस चीज़ के बारे में रिमेडियल टीचिंग में आपको बताना है। अब बात आती है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कंफर्म है 2023 में पूछा जाएगा एनईपी और एफएलएन पर। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कैसे अप्लाई होगी, ठीक है, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है कि 5 years + 3 years + 3 years फिर 4 years। आपने इसके बारे में जब आप अपना रिटन एग्जाम देने गए हैं तो अच्छे से पढ़ा भी होगा, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके चिल्ड्रन पेडागोजी पर भी आए होंगे। एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके अंदर बच्चे को कितना पढ़ना आ रहा है, कितना उसे अंक ज्ञान है, वो नंबर्स को पहचान पा रहा है, सिंपल जो कैलकुलेशंस है वो कर पा रहा है। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनईपी क्या है, एफएलएन क्या है। तो इसके बारे में जरूर प्रिपेयर होकर जाएं। एक बात ध्यान रखें, इसके बाद ही आपको वो डेमो टीचिंग के लिए, जब आपकी इन सब चीज़ों से वो प्रभावित होगा तभी आपको डेमो टीचिंग पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि हाँ मुझे इस कैंडिडेट पे कंसीडर करना है, फोकस करना है और इसकी डेमो टीचिंग को मुझे ध्यान से देखना है। इस पे ही आपको वो जज कर लेगा कि मुझे इस कैंडिडेट को कितने मार्क्स में रखना है। तो पहला इंप्रेशन आपका डालेगा इंटरव्यू, डेमो टीचिंग बाद की बात है, ठीक है। डेमो टीचिंग पर
आप अपना किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है उसको लेकर जरूर आप अपना थोड़ा प्रिपेयर करके जाएं। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। ध्यान रहे कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सुधार जरूर कर लें। आप अपना किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपका रीजनल एक्सेंट आता है, उसमें आप अपना, हो सकता है कि आपके इंटरव्यू पैनल के अंदर किसी भी स्टेट का पैनलिस्ट हो सकता है जो उसके आपके पैनल में बैठा है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे कि आपको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आ रहा है। मान लीजिए आप एक ऐसे हिंदी भाषी से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए ताकि सामने वाले जो बंदा आपके सामने बैठा है, जो इंटरव्यूअर बैठा है, उसको आप अपनी चीज़ें समझा सकें। तो कम्युनिकेशन में कहीं भी फंबल को कम करें, प्रैक्टिस करके जाएं और अपने आप को सहज रखें, ईज पे रखें। थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, और जो भी करें अच्छा करके आएँ। थैंक यू।